नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई कहानी में। मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसको सुनने के बाद हर माँ का दिल दहल जाएगा, पसीज जाएगा। ऐसी ही कहानी है जनवरी 2024 की। ये कहानी की शुरुआत करते हैं। हम बताना चाहते हैं कि एक माँ ने अपने ही 4 साल के बेटे का कत्ल कर दिया। ऐसी कहानी है जो दिल दहला देने वाली कहानी है। इस कहानी में अब तक क्या हुआ और पुलिस कौन कौन से सुराग ढूंढ पाई, पूरी कहानी आपको सुनाएंगे विस्तार से। जनवरी 2024 में एक ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिससे हर इंसान का दिल सहज जाएगा। ये बात कर रहे हैं हम आपसे सूचना सेठ के बारे में। सूचना सेठ एक नामी ग्राबिंग कंपनी की सीईओ थी और एक डेटा साइंटिस्ट थी। उसी पे आरोप लगा हुआ था कि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी है। इस कहानी में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे किस तरह से एक माँ ने अपने 4 साल बेटे की हत्या कर दी और वो किस तरह पुलिस की पकड़ में आई, और अब तक इस कहानी में पुलिस ने किन किन तथ्यों पे जांच किया, इन्हीं सब बारे में आपको बताना चाहेंगे। कहानी आपको विस्तार से सुनाता हूँ। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी पढ़ाई कोलकाता से की थी। आगे चल के सूचना सेठ ने अपना करियर कंप्यूटर क्षेत्र में बनाने का फैसला किया। सूचना सेठ अपनी कंपनी बेंगलोर से चलाती थी और वह बेंगलोर से ही अपने कामकाज को संभालती थी। एक दिन वो घूमने के लिए गोवा जाती है। गोवा में अपने होटल की बुकिंग करती है 6 जनवरी से लेकर और 10 जनवरी तक। लेकिन अचानक ही वो काउंटर पे फ़ोन करती है, कहती है मुझे अभी चेकआउट करना है 7 तारीख को ही, कि मुझे बेंगलोर जाना है। होटल स्टाफ से कहती है कि आप तुरंत से तुरंत मुझे एक टैक्सी का इंतजाम करके दे दीजिए। लेकिन होटल स्टाफ उसको समझाता है कि आप फ्लाइट से चले जाइए, टैक्सी से आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन सूचना सेठ कहती है कि नहीं, आप किसी भी तरह मुझे एक टैक्सी की व्यवस्था कर दीजिए और मैं उस टैक्सी से ही जाना चाहती हूँ। सूचना सेठ के बार बार जिद करने से होटल मैनेजमेंट एक टैक्सी वालों से बात करते हैं। काफ़ी टैक्सी वालों ने उनको मना कर दिया जाता है कि बहुत लंबा सफ़र है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी एक जॉन डिसूजा नाम के एक व्यक्ति होता है, उसने हाँ कर देता है और हाँ करने के बाद वो 30,000 रुपये किराया मांगता है बेंगलोर जाने। उसके बाद स्टाफ ने सूचना सेठ को जानकारी दी है कि 30,000 रुपये टैक्सी ड्राइवर मांग रहा है। तो सूचना सेठ कहती है पैसों की आप चिंता ना करिए, लेकिन किसी तरह मुझे टैक्सी का इंतजाम करवा दीजिए। जब होटल वाले इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि सूचना सेठ टैक्सी से ही जाना चाहेगी, तो वो डिसूजा को फ़ोन करते हैं और कुछ ही देर बाद में होटल में टैक्सी आ जाती है। सूचना सेठ अपने एक लगेज के साथ उस टैक्सी में सवार होती है। समय होता है रात का करीब 1 बजे। 1 बजे डिसूजा उनको अपनी टैक्सी इनोवा कार में बैठाकर बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाता है। जब तक बिल्कुल सामान्य लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, होटल वाले जब कोई गेस्ट कमरा छोड़ के जाता है तो उसकी साफ सफाई की करवाते हैं कि कोई और आदमी आके उसमें रह सके, कोई अन्य गेस्ट आके रह सके। इसी बात का ध्यान रखते होटल का एक आदमी सूचना सेठ के कमरे की साफ सफाई करने के लिए कमरे में जाता है। जब वो साफ सफाई करता है तो उसको अचानक एक ऐसी चीज़ नज़र आती है जो लाल कलर के धब्बों में होती है। लाल कलर के धब्बों को गौर से देखते हैं तो उनको लगता है कि ये खून के धब्बे हैं। तभी होटल वाले होटल मैनेजर को बुलाते हैं। होटल मैनेजर भी आके देखता है तो उसको लगता है कि ये धब्बे खून के हैं। इतनी देर में पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। पुलिस भी आकर जांच करती है। जांच में वो पाती है कि वाकई में ये खून के ही धब्बे हैं। जब पुलिस इस बात पे कंफर्म हो जाती है कि ये जो सूचना सेठ के कमरे में जो निशान मिले हैं वो खून के ही निशान थे, उसके बाद पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है। कैमरे में देखती है कि सूचना सेठ जब होटल में आती है तो उसके साथ एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र करीब 4 साल रही होगी, और जब जाती है तो उसके साथ वो बच्चा नहीं होता है। पुलिस इस तरह की जब देखती है तो उनका माथा ठनकता है। उसके बाद पुलिस वाले सूचना सेठ के जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड थे होटल में, उन्हीं नंबरों पे फ़ोन करने का प्रयास करते हैं। बार बार फ़ोन करते हैं, सूचना सेठ फ़ोन नहीं उठाती है। उसके बाद होटल वालों से उस टैक्सी ड्राइवर डिसूजा के नंबर लिए जाते हैं और डिसूजा के फ़ोन किया जाता है। तो डिसूजा फ़ोन उठाता है और पुलिस वाले कहते हैं कि आप पहले बात करवाइए, जो आपके कस्टमर हैं, जो सूचना सेठ बैठी हुई है उससे बात करवाइए। उसके बाद पुलिस वाले सूचना सेठ से बात करते हैं, बताते हैं कि जब आप होटल में आई थी तो आपके सामने एक छोटा बच्चा था, लेकिन जब आप गई तो आपके साथ उस छोटे बच्चे को किसी ने नहीं देखा। इस पे सूचना सेठ बड़े ही आराम से जवाब देती है पुलिस को। कहती है कि मैंने किसी अपने परिचित के यहाँ शाम को ही अपने बच्चे को छोड़ दिया था।
पुलिस कहती है कि आपने जहां उस बच्चे को छोड़ा है उस अपने परिचित का आप एड्रेस दीजिए, हम कंफर्म करना चाहते हैं कि वो बच्चा वहां पर मौजूद है या नहीं। उसके बाद सूचना सेठ पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखवाती है। एड्रेस लिखवाने के बाद फ़ोन काट दिया जाता है और पुलिस वालों की एक टीम जो जिस क्षेत्र का उन्होंने एड्रेस लिखवाया है उस क्षेत्र की पुलिस थाने से संपर्क करती है और पुलिस से कहती है कि आप जाकर पता कीजिए कि ये जिस एड्रेस पे एक बच्चा कोई नया आया है रहने, या वहाँ पे कोई बच्चा मौजूद है क्या। जब पुलिस इसकी तलाश करती है तो पुलिस को जो एड्रेस दिया जाता है वो बिल्कुल फर्जी एड्रेस निकलता है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। पुलिस जब इस तरह की बात सुनती है कि वो फर्जी एड्रेस दिया गया, उसके साथ बच्चा नहीं था, तो पुलिस का माथा ठनकता है। पुलिस फिर दिमाग लगाती है और पुलिस सोचती है कि अब जरूर दाल में कुछ काला है। उसके बाद पुलिस वाले दोबारा से ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और ड्राइवर को बताते हैं कि ये औरत जो आपके साथ बैठी है इसको बिगर बताए आप गाड़ी को किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर लेके जाएं। डिसूजा को जब आप बातें पता लगती है तो वो कहते हैं, मैडम जिस रास्ते से हम जा रहे हैं इस पे बहुत भयंकर जाम है और यहाँ से जाने में हमें बहुत टाइम लगेगा, आप कहें तो मैं गाड़ी को घुमा करके बेंगलुरु की तरफ चलता हूँ। उसके बाद ड्राइवर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे उस गाड़ी को लेकर जाता है और गाड़ी से उतरकर सीधा पुलिस स्टेशन में घुस जाता है। पुलिस स्टेशन में घुस के पुलिस वालों की बात गोवा पुलिस से वो करवा देता है और पुलिस वाले उसको बताते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस महिला के सामान की तलाशी आप लीजिए। उसके बाद पुलिस सूचना सेठ के पास आती है और उससे सामान की तलाशी लेने के लिए कहती है। जब सूचना सेठ अपने सामान की तलाशी देने लगती है तो सारे बैग खोल के दिखा देते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इस बड़े से बैग को आप खोल के दिखाइए। जब बड़े से बैग को वो खोलती है तो उसमें ऊपर कुछ कपड़ों के नीचे उस बच्चे का खिलौना जो सूचना सेठ का बच्चा होता है, और जब उस पूरे सूटकेस को खंगाला जाता है तो उसमें 4 साल के मासूम जो सूचना सेठ का बेटा था उसकी लाश होती है। सूचना सेठ से जब पूछा जाता है कि ये बच्चा किसका है और इसको किसने मारा, तो सूचना सेठ ये तो कहती है कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन ये नहीं बताती कि इसको मारा किसने है। वो कहती है कि मैं नहीं जानती इसको किसने मारा है। इसके बाद ये सूचना गोवा पुलिस को दे दी जाती है। गोवा पुलिस जब ये सूचना मिलती है तो कर्नाटक पुलिस जो होती है जिसने बैग की तलाशी ली है उनसे बोलती है कि आप इनको गिरफ्तार करिए और जब हमारी टीम वहाँ तक पहुँचती है जब तक आप इनको अपने थाने में रखिए। गोवा पुलिस कुछ देर में कर्नाटक पहुँच जाती है। कर्नाटक पहुँचने के बाद उसको अपनी गिरफ्त में लेती है और उसको गोवा लेकर आ जाती है। सूचना सेठ को पुलिस अरेस्ट करके और कोर्ट में इस मामले को पेश करती है और कोर्ट सूचना सेठ को पुलिस रिमांड में भेज देती है। पुलिस वालों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि सूचना सेठ ने इस बच्चे को मारने का या इसका कत्ल करने के पीछे मकसद क्या है। उसी मकसद की तलाश में पुलिस अपनी अभियान को आगे बढ़ाती है। उसके बाद सूचना सेठ से पूछा जाता है कि इस बच्चे की हत्या किसने की। पुलिस जांच करती है, लेकिन सूचना सेठ बार बार ये कहती है कि मुझे ये नहीं पता कि इस बच्चे को किसने मारा है, लेकिन मैं इसको अपने साथ इसलिए लेके जा रही थी कि मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहती थी। लगातार पुलिस 10-12 दिन तक इसकी जांच करती है। उससे पूछा जाता है सूचना सेठ से, लेकिन सूचना सेठ हर बार एक ही जवाब देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे बेटे को किसने मारा। जब मैं सोने गई थी, जब मेरा बेटा जिंदा था और मैं जब सो के आई तो वो मरा हुआ था, तो मैंने उसको उठा के बैग में रख लिया और उसके बाद उसको मैं अपने साथ इसलिए लेके जा रही थी कि मैं अपना जीवन उसी के साथ काट सकूं, उसी के साथ रह सकूं। उसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार करती है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद में उसमें पता लगता है कि बच्चे का या तो तकिया दबा के या गला घोट के हत्या की जाती है। पुलिस को विश्वास हो जाता है कि जब तक बच्चा जिंदा था तो सूचना सेठ के पास था। जांच आगे बढ़ती है और जांच करने वाले अधिकारी इस बात से तंग आ जाते हैं कि भाई सूचना सेठ जो है वो नहीं बता रही है कि उसने बच्चे को क्यों मारा। उसके बाद सूचना सेठ के लिए मनोचिकित्सक बुलाए जाते हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि सूचना सेठ ने इस बच्चे को क्यों मारा, लेकिन वो लोग भी नाकाम आ जाते हैं। सूचना सेठ जो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थी, उसके बारे में बताने को तैयार नहीं थी। उसके बाद इस जांच में सूचना सेठ के पति को बुलाया जाता है और उनसे भी पूछताछ की जाती है। पुलिस ने अपनी जांच में कैमरे की सीसीटीवी में और सब तरह से ये पता लगाया कि सूचना सेठ के कमरे में कोई भी दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं गया। इस बात से ऐसा पता लगता है कि जो सूचना सेठ कह रही है वो झूठ कह रही है और
उसने ही अपने बच्चे की हत्या की है। सूचना सेठ के पति और सूचना सेठ को दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है और दोनों से पूछताछ की जाती है, लेकिन इस पूछताछ में भी पुलिस के कुछ हाथ नहीं लगता। इसके बाद पुलिस इन दोनों की कुंडली खंगालना चालू करती है, जिसमें पता लगता है कि सूचना सेठ का जो पति है वो केरल का रहने वाला है। तब पुलिस को पता लगता है कि ये दोनों पढ़ाई लिखाई के दौरान ही एक दूसरे के नज़दीक आए, दोनों की जान पहचान हुई, दोस्ती हुई। उसके बाद इन्होंने शादी कर ली और शादी के कुछ साल बाद इनको एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद ये हालात सामान्य की बजाय बिगड़ने लगे और 2023 में इन दोनों ने अलग रहने का फैसला किया और कोर्ट में तलाक के लिए अप्लाई कर दिया। सूचना सेठ चाहती थी कि बच्चा मेरे पास रहे। सूचना सेठ के पति का नाम वेंकटेश था। वेंकटेश ये चाहता है कि बेटा उनके पास रहे। दोनों ही इस मामले को कोर्ट में ले जाते हैं और मामला काफ़ी दिनों से चलता रहता है। उसके बाद कोर्ट ये फैसला करती है कि हर संडे को बच्चे को उसके पिता से मिलने दिया जाए। जब काफ़ी दिनों के बाद वेंकटेश अपने बेटे से मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट संडे जब आता है मिलने, तो सूचना सेठ उस बच्चे को लेकर कहीं जा चुकी होती है। ऐसे 4-5 संडे गुजर जाते हैं और सूचना सेठ नहीं चाहती कि वो अपने बच्चे से मिले। इसी कारण से वो बेंगलुरु से अपने बच्चे के साथ गोवा भी आ गई थी कि उसका पति उसके बेटे से ना मिल पाए। पुलिस को पोस्टमार्टम में पता लगता है कि बच्चे की हत्या उसका शव मिलने से 36 घंटे पहले हो जाती है। तो इसका मतलब जिस दिन सूचना सेठ उस बड़े होटल में रहने आती है, उसके 2 घंटे बाद ही सूचना सेठ अपने बच्चे का कत्ल कर देती है। और वेंकट रमन जो होता है, जो उसका पति होता है, वो बार बार कॉल करता है अपने बेटे से मिलने के लिए, लेकिन वो कहती है, मैसेज करती है वापस कि आप अपने बेटे से सिर्फ संडे को ही मिल सकते हो। सूचना सेठ का रवैया इस पूरे केस में कुछ अजीब तरह का ही था। पुलिस इसी की पड़ताल करती रहती। सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है, पुलिस को इस तरह का शक होता है, लेकिन पुलिस डॉक्टरों से उसकी मानसिक स्थिति की चेकिंग करवाती है, डॉक्टरों को दिखाती है और कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमें बताया जाता है कि सूचना सेठ मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। मार्च 2024 में सूचना सेठ के जो पिता होते हैं वो एक कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हैं कि सूचना सेठ मानसिकता से बीमार है, इसलिए उसको जमानत दे दी जाए। लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से सूचना सेठ बिल्कुल स्वस्थ है, उसको मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। आज तक पुलिस और कोर्ट उलझी हुई है इस मामले में। सूचना सेठ ने आज तक भी एक बार भी कबूल नहीं किया कि उसने अपने बच्चे की हत्या की है। उसके पिता की अर्जी पे कोर्ट संज्ञान लेती है और कहती है एक डॉक्टरों का पैनल बनाया जाए और पैनल द्वारा जांच की जाए कि जिसमें डॉक्टरों की अच्छी टीम, अच्छे डॉक्टर शामिल किया जाए। उस पूरी टीम से सूचना सेठ की माइंड की जांच की जाए, उसकी मानसिक स्थिति की जांच की जाए। जब उसकी मानसिक स्थिति की जांच आएगी, उसी के हिसाब से ये केस आगे बढ़ेगा। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि सूचना सेठ एक बहुत ही समझदार और चालाक औरत है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है और वो जानती है कि पुलिस से और कोर्ट से किस तरह से बचा जा सकता है, इसलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। लेकिन लोगों का मानना है, उसके पति का कहना है कि सूचना सेठ ने ही अपने बच्चे की हत्या की। सूचना सेठ पे कोर्ट क्या निर्णय सुनाती ये तो भविष्य के गर्त में ही है, लेकिन इस कहानी से आपको क्या लगता है कि किसने उस बच्चे की हत्या की होगी? सूचना सेठ ने या उसके पति ने या होटल स्टाफ ने, किसी ने भी? ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इंतज़ार करते हैं सूचना सेठ की केस की कि फाइनल डिसीजन क्या होता है। अगर सूचना सेठ मानसिक स्थिति से कमज़ोर पाई जाती है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो कानूनी प्रक्रिया से बच सकती है और यह बहुत ही मामूली उसको सज़ा होगी। इस तरह के हथकंडे अपना करके भी अपराधी अपने किए जुर्म से बचने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तो भविष्य के गर्त में ही है कि इस पे कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाती है और उसको कितनी सज़ा होती है। जब भी इस फैसले के बारे में हमें पता लगेगा और हमें जानकारी मिलेगी, तो हम आपको एक नई स्टोरी इसी केस के बारे में बना के दोबारा सुनाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद और कल रात मिलते हैं आपसे ठीक 8 बजे एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद,